नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्जाम क्रैकर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उसी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए स्पेशली फॉर एचएसएससी ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, रेलवे या फिर जो भी अदर कंपटीशन एग्जाम्स हैं एसएससी वगैरह के लिए, सबके लिए हमारी पॉलिटी की सीरीज की है हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को प्लीज जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का रहता नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि भाई मुझसे पढ़ के आप आधा अधूरा ज्ञान ले। तो मैं आपको आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि भाई आज की जो वीडियो है इसमें हम संविधान सभा से रिलेटेड बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ये संविधान सभा पार्ट 2 रहने वाला है। वीडियो के लिंक में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको एक हमारे पोर्टल का लिंक मिलेगा। ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जिसमें आप जाके अपने मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वहां जाइए, अपने आप को साइन अप कीजिए और अपने तैयारी को जांचिए कि आप कैसा कर रहे हैं। नोट्स के लिए आपको स्पेशली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बाईलिंगुअल नोट्स मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ और इन्हीं पीडीएफ नोट्स से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपको केवल और केवल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ पोर्शन, जो पिछला पोर्शन जो था हमारा, हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, तीसरी मीटिंग में क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 1946 से लेकर 26 नवंबर दो 1949 तक जो अंतरिम सरकार बन के रही, उसमें क्या रहा, कैसे सीटें घट गई, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है कुछ फैक्ट्स से, जैसे कि कुछ तारीखों के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ कि हम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या डिस्कस हमें करना है। और कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं पहले फैक्ट से। तो 22 जुलाई 1947 ये वो तारीख है जिस दिन हमने हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही संविधान सभा के कुछ कार्य थे। संविधान सभा ने जब संविधान सभा बनी हुई थी, तो मई मई 1949 में राष्ट्रमंडल, यानी जो कॉमनवेल्थ वाले गेम्स होते हैं राष्ट्रमंडल, उनके अंदर भारत ने अपनी सदस्यता को सत्यापित किया था, यानी रेटिफिकेशन किया था इंडिया की मेंबरशिप को, कि भाई हाँ, हम कॉमनवेल्थ के जो मेंबर्स हैं वो बने रहेंगे। और कॉमनवेल्थ कौन से मेंबर्स होते हैं, या राष्ट्रमंडल में कहते हैं या फिर कॉमनवेल्थ में? कॉमनवेल्थ में वो देश आते हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी, या वो जो देश कभी ना कभी कॉलोनी रहा है किसका, या उपनिवेश रहा है किसका, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो उपनिवेश रहे हैं उन देशों का ग्रुप कॉमनवेल्थ कहलाता है। ठीक है। और भारत भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। अगली जो तारीख है वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, इस दिन अहम घटनाएं हुई हैं। इस दिन अहम घटनाएं क्या हुई हैं? चार बेसिक घटनाएं उस दिन होती हैं, तीन हम में, जिसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, हमने इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगान यानी जनगण मन, जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, जनगण मन हमारा जो राष्ट्रगान है, वो अपनाया था हमने कब? 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमने हमारा राष्ट्रगीत, ठीक है, वंदे मातरम, इसको भी कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, उनको भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था इसी दिन। ठीक है। 24 जनवरी 1950 के दिन ही भारत को अपना पहला राष्ट्रपति मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी अगर आपसे पूछ ली जाए, तो वो भी इसी तारीख को हुई थी। ठीक है। आगे थोड़ी सी डिटेल में और घुसेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था और भारत एक गणराज्य बन गया था। अब कल की तारीख है, कल की तारीख हमने 15 अगस्त मनाया। 15 अगस्त यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आता है। ठीक है। 26 जनवरी और 15 अगस्त
यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, या फिर कह लो कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस ये हमने मनाए थे। अगर ये क्वेश्चन आपसे पहले भी एचएसएससी में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है। एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि पहली बार जो सामान्य चुनाव हुए थे वो कब हुए थे। हरियाणा में 2019 के अंदर, हरियाणा में 2019 के अंदर क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसमें आंसर था 1951-52, ऐसे सनों में दे रखा था। मैं आपको एग्जैक्ट डेट के साथ बता रहा हूँ कि 25 अक्टूबर 1951 को इलेक्शन हुए थे शुरू, और 21 फरवरी 1952 को खत्म हुए थे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 51-52। तो सन 51-52, 1951 और 52 के अंदर पहली बार सामान्य चुनाव हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम और डिटेल में घुसते हैं तो संविधान सभा की कुल 11 सत्र हुए थे, जिसके अंदर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। कुल समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये हमारा समय लगा है। इसके अलावा संविधान को बनाने में जो कुल खर्चा आया है, व्यय है, या कह लो कि खर्चा जो आया है वो कितना है, 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए, हाँ जी, 64 लाख रुपए उस समय का बहुत ज्यादा होता था, वो खर्चा आया टोटल। और संविधान को बनाते समय कितने संविधान देशों के संविधान को एनालाइज किया गया है, यानी अवलोकित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 देशों के संविधान को अवलोकित किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 26 नवंबर 1949 को ये वो तारीख है जिस दिन संविधान पूरा हो गया था। ठीक है, संविधान पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लागू किया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। 49 को लागू हुआ है, 2 महीने हमने वेट किया है। 2 महीने हमने वेट क्यों किया, क्योंकि यही वो तारीख है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 ये वो तारीख है जब भारतीय लोगों ने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्यों मनाया था, क्योंकि लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 वाला। उसके अंदर ये क्या हुआ, हमने डिसाइड किया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे, हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हम क्या मनाएंगे, हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये हमने डिसाइड किया था और मनाया भी था। ठीक है, रावी नदी के किनारे हमने इसको मनाया भी था। तो कांग्रेस के अधिवेशन की उस तारीख को याद रखने के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वो हर साल के अंत में दिसंबर महीने में होते थे, तो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन के अंदर हमने डिसाइड किया था कि आने वाली 26 जनवरी को हम पूरे भारतीय इकट्ठा होके मनाएंगे कि कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो वो लोगों के मन में वो जो तारीख है 26 जनवरी, वो धुंधली ना पड़ जाए, इसीलिए हमने संविधान पूरा तो कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को हमने क्या किया, संविधान को लागू किया है। संविधान को लागू करते समय मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, संविधान को लागू करते समय जब संविधान पूरी तरह तैयार हुआ था तो हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग टोटल थे उस समय पे। ठीक है, जिस दिन संविधान पूरा हुआ, और संविधान पूरा हुआ उसमें उस समय 299 सदस्य थे कुल संविधान सभा के, जिसमें से 284 उस दिन प्रेजेंट थे जिन्होंने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं संविधान के ऊपर। ठीक है, संविधान के ऊपर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा अगर हम जरूरी तथ्यों को देखें कि क्या क्या वो जरूरी तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये है कि भाई एलिफेंट यानी हाथी को हमने हमारे प्रतीक के रूप में, संविधान सभा के प्रतीक के रूप में, किसके, संविधान संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हमने किसको अपनाया, क्या चिन्ह अपनाया, हाथी अपनाया। इसके अलावा कानूनी सलाहकार जो लीगल एडवाइजर है हमारे, वो बी एन राव थे। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये हमारे लीगल एडवाइजर थे संविधान सभा के। एच वी आर अयंगर ये हमारे सचिव रहेंगे, संविधान सभा के सचिव होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी सेक्रेटरी या फिर कह लो संविधान सभा के
सचिव रहेंगे। एस.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार के रूप में जाने जाते हैं, एस.एन. मुखर्जी। और इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में संविधान को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा था। और इनकी जो लिखने की जो भाषा है, भाषा शैली, वो प्रवाहमय है, इटैलिक है। ठीक है, इटैलिक जो भाषा है वो इनकी लिखने की भाषा है। और भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कहा जाता है, कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्होंने संविधान लिखा था इंग्लिश में। और इंग्लिश मीडियम वाले संविधान को सजाने का जो काम किया वो किसने किया था? नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा। बी.आर. सिन्हा, बेओवर राम मनोहर सिन्हा। बी.आर. सिन्हा, बेओवर राम मनोहर सिन्हा, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को सजाने का काम किया था। संविधान को सौंदर्यकृत और अलंकृत करने का काम नंदलाल बोस और बी.आर. सिन्हा ने किया था। दोनों ने मिलकर कौन सा संविधान सजाया था? इंग्लिश वाला, अंग्रेजी माध्यम में जो लिखा गया था। इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी माध्यम के हिंदी में किसने लिखा था संविधान को? तो हिंदी में संविधान को लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी में संविधान को लिखा गया था। और उसको अलंकृत करने का या सौंदर्यकृत करने का श्रेय जाता है नंदलाल बोस को। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन में इंग्लिश का पूछो या हिंदी का पूछो, नंदलाल बोस दोनों में है। ठीक है, आपको अलग से याद क्या रखना है? बी.आर. सिन्हा, यानी बेओवर राम मनोहर सिन्हा, ये आपको अलग से याद रखना है इसको, बेओवर राम मनोहर सिन्हा को। ठीक है, इसके अलावा हमसे कमेटियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, समितियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है? समितियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति किसके लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है, बहुत अच्छा बढ़िया तरीका है जिससे आप एक ही बार में समितियों को अच्छे से समझ जाएंगे। अब समितियों की बात करें तो 8 बड़ी समितियां थी जिन्हें मेजर कमेटीज कहा जाता है, और 13 छोटी समितियां थी जिन्हें माइनर्स कमेटीज कहा जाता है। अब 8 जो बड़ी समितियां हैं वो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, कुछ माइनर की 4-5 माइनर भी हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि पहली बात आप पढ़ेंगे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, या फिर स्टेट कमेटी, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। जहां भी आपको शब्द मिले यूनियन, संघीय, यूनियन, संघीय या फिर राज्य, उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? चेयरमैन, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उस समिति के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला, अगर हम और डिटेल में जाएं थोड़ा सा, तो जो शक्तियां जब मिलती हैं तो शक्तियों को काबू करने के लिए कुछ नियम प्रक्रियाएं बनानी पड़ती हैं। तो प्रक्रिया नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और साथ ही साथ जब रूल्स बनेंगे तो उनका संचालन किया जाएगा, या रूल्स के द्वारा, नियमों के द्वारा क्या किया जाता है? किसी भी चीज का संचालन किया जाता है। नियम बनेंगे तो संचालन होगा, तो नियम और संचालन जहां आपको मिले, या स्टीयरिंग कमेटी या रूल एंड प्रोसीजर कमेटी, तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे अध्यक्ष के रूप में हम किसको जानेंगे? अगर नियम की बात करें और संचालन समिति की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, माइनर कमेटीज के अंदर भी एक संचालन समिति है। ठीक है, माइनर कमेटी के अंदर भी एक संचालन समिति है, क्योंकि वो माइनर कमेटी है तो छोटे मोटे काम के लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। और मैं आपको बता दूं, जो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी है, ये जो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये छोटी समिति के हैं। तो जब भी आपसे अगर संचालन समिति का पूछा जाएगा या स्टीयरिंग कमेटी के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको या तो ऑप्शन में के.एम. मुंशी मिलेगा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेगा। दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, और दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और अगर दोनों ही ऑप्शन में मिले तो आपको साथ में फिर माइनर दिया जाएगा या फिर मेजर दिया जाएगा।
कि मुख्य समिति या फिर निम्न समिति, छोटी समिति, किसकी बात कर रहा है। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाना माना प्रश्न और HSSC, दिल्ली पुलिस, SSC सबका फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार मार्क कर दो इस क्वेश्चन को कि भाई स्टार मार्क कर दो, ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक है, ये राजेंद्र प्रसाद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा, वल्लभ पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आएगा, क्योंकि ये प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया यानी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों, हर एरिया के लिए ये क्या थे? एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके याद करना बहुत आसान है, अगर आपको याद हो गई है तो कुल मिला के क्या बात करेंगे हम, कैसे समझेंगे इनको। 8 बड़ी समितियां हैं जिनको संभालने वाले केवल 4 व्यक्ति हैं। 8 बड़ी समितियां और 4 व्यक्ति, 4 में से 3 अगर आपको संघीय शब्द मिले, संघीय शब्द मिले या फिर राज्य शब्द मिले, तो आप आंसर के साथ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू के साथ। 3 समितियां पूरी हो जाती हैं और एक व्यक्ति हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, उसी के बाद अगली बात करें तो नेक्स्ट नियम, नियम और संचालन। नियमों से होता है संचालन, तो नियम और संचालन के लिए आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे। समितियां हो गई 5 और बच गए, मतलब व्यक्ति हो गए 2। अब प्रारूप समिति अकेली ऐसी थी जिसके अध्यक्ष केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इसका ये हो गई कमेटी होगी 6, समितियां हो गई 6 और व्यक्ति हो गए 3। बचे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके लिए अलग से समितियां हैं। ठीक है, रूल्स प्रोसीजर समिति है और साथ ही साथ प्रांतीय समिति है। इसके अलावा माइनर कमेटीज की बात करें तो माइनर के कमेटीज में वित्त एवं कर्मचारी समिति, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इसके अलावा एडॉक यानी तदर्थ समिति है जो राष्ट्रीय ध्वज के लिए एडॉक कमेटी है नेशनल फ्लैग पे, ये क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा क्रेडेंशियल कमेटी, प्रत्यायक समिति, इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर रहेंगे। सदन समिति की बात करें, हाउस कमेटी, हाउस शब्द जहां मिल जाए तो पटाभी सीतारमैया। और साथ ही साथ जो मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, भारत में 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर और दिल्ली। इन क्षेत्रों के लिए, जो मुख्य आयुक्त क्षेत्रों के लिए समिति बनाई गई थी, उसके भी अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया है। ठीक है, इसके अलावा प्रेस गैलरी यानी प्रेस दीर्घा समिति, इसकी है उषा नाथ सेन। और एक 7वीं समिति के बारे में आपको बता चुका हूं, संचालन समिति, जिसके हैं KM मुंशी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ड्राफ्टिंग कमेटी पे बनता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी पे हमारी समितियों का अंत होता है और समितियां, ड्राफ्टिंग कमेटी से ज्यादा कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रारूप समिति से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा, और इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति क्यों बनाई गई थी? ताकि संविधान का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो अच्छे से तैयार किया जा सके और संविधान का प्रारूप अच्छे से तैयार हो, इसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 7। गठन किया गया इसका 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। संविधान को ड्राफ्ट को बनने में कुल 114 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 114 दिन लगे थे। और साथ ही साथ समय लगा 114 दिन, और बैठकें 114 दिनों के अंदर 141 दिन, मतलब 141 बैठक, दिन हटा दो यहाँ से, 141 बैठक हुई थी। 114 दिन लगे हैं, 114 तो लगे दिन और 141 बैठक। ठीक है, ये हमारी प्रारूप समिति की बैठक है। बैठक, इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और मेंबर्स जो हैं, इसके सदस्य, पहले तो अध्यक्ष ही हैं खुद। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, इसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद रखिएगा, यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन होती है, अय्यर भी है और अयंगर भी है। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर
अयंगर दोनों ही व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आगे हम बढ़े तो के एम मुंशी यानी कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला अकेले मुस्लिम। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो मुस्लिम मेंबर या मुस्लिम सदस्य कौन थे, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके अलावा एन माधव राव, छठे मेंबर के रूप में एन माधव राव को पढ़ेंगे। एन माधव राव बी एल मित्र को रिप्लेस करके आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि संविधान सभा के सदस्य जो थे वो बी एल मित्र थे। ठीक है, याद रखिएगा बी एल मित्र, अपने हरियाणा में बोलते हैं ना रोक दे मित्र, वैसे ही याद रख लेना बी एल मित्र। ठीक है, तो बी एल मित्र सदस्य थे। इल हेल्थ यानी उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनको संविधान सभा को छोड़ना पड़ा, या फिर कह लो कि प्रारूप समिति को छोड़ना पड़ा, और प्रारूप समिति को छोड़ने के बाद उनकी जगह ली थी एन माधव राव ने। ठीक है, इसके अलावा टी टी कृष्णामाचारी एक पहले भी आए थे, जो उपाध्यक्ष थे, हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वो वीटी थे। वो क्या थे? वीटी कृष्णामाचारी थे। ये टीटी कृष्णामाचारी है। ठीक है, वो वीटी कृष्णामाचारी थे, ये टीटी कृष्णामाचारी है। इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को। खेतान के पंखे आते हैं, उससे आप याद कर लेंगे डीपी खेतान को। और किसने रिप्लेस किया था? टीटी कृष्णामाचारी ने रिप्लेस किया था, क्योंकि जो डीपी खेतान थे उनकी मृत्यु हो गई थी सन 1948 में। ठीक है, 1948 में उनकी हो गई थी मृत्यु। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट होता है संविधान सभा। संविधान सभा पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और डिटेल्स होंगी तो वो हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। एमसीक्यू में इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डिटेल बचेंगी, वो हम एमसीक्यू में क्वेश्चंस में कवर करेंगे। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए मैं बता दूं कि आप सबको आगे चल के एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए लाइव आना पड़ेगा। अगर आप लाइव जुड़ेंगे, एग्जाम्स के नजदीक हम सब प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। अगर आप लाइव आके जुड़े तो ही एमसीक्यू सीरीज में स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज ऐसे ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में अभी हमारे पास समय है ग्रुप डी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी के लिए, काफी एग्जाम्स में काफी समय है। तो अभी आप जो पढ़ना है वो पूरा डिटेल में पढ़िए। एम एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आगे आते रहेंगे, आगे हम उनको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और आप अगर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जुड़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप डी के स्पेशल टारगेट बैच से तो आप मेरे नंबर 9034 145 146, क्या नंबर है? नंबर मैं आपके लिए दोबारा एक बार लिख के बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, नंबर मेरा है 9034 145 146, 9034 145 146। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। स्पेशल टारगेट बैच है, बहुत ही कामयाब बैच गया हमारा ग्रुप सी का। उसके बाद ग्रुप डी का ये स्पेशल बैच शुरू कर रहा हूँ। 300 रुपये इसकी फीस रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और इसके अंदर आपको डेली टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली आपको टारगेट मिलेगा कि कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको करना है। एग्जाम आने से पहले कम से कम 3 से 4 बार हम इसमें सिलेबस कवर करेंगे। और दर्जन भर या कह लो बहुत सारे लगभग 5 से 10 हजार के लगभग के, मैं कह रहा हूँ कि 10 हजार के लगभग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे इस ग्रुप के अंदर। यानी इस ग्रुप के अंदर जो आएगा उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो बच्चा कितना ही वीक हो, इस ग्रुप में जो जुड़ेगा उसका सिलेक्शन कंफर्म होगा। ठीक है, हमारे जो ग्रुप सी का जो ग्रुप था उसका भी जो सिलेक्शन है रेट है वो बहुत जबरदस्त जाने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा आपके सामने सारी स्थितियां खुल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं आपके लिए कुछ नहीं डाल रहा हूँ कि भाई ना मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ ना कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आए, रिजल्ट बने, उस दिन आप हमारा धमाका देखेंगे, एचएसएससी एग्जाम क्रैकर की सफलता को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में संविधान की विशेषताओं के साथ स्रोत करेंगे, स्रोतों के साथ कुछ शेड्यूल अनुसूचियां करेंगे, और अनुसूचियों के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद मौलिक अधिकार, और ऐसे करके हम पॉलिटी में आगे बढ़ते चलेंगे। पॉलिटी के अलावा धीरे धीरे मैं आपके लिए हरियाणा जीके की बाइलैंग्वेज नोट्स के साथ बाइलैंग्वेज वीडियोस वो भी लाने वाला हूँ। साथ ही साथ हिस्ट्री की भी हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ हिस्ट्री के साथ साथ हम अदर पार्ट्स को भी कवर करने वाले हैं।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ थोड़ा बहुत करने वाले, हम धीरे धीरे सारा ही कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू सबको, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।